अगर हम बात करें विपक्ष का, तो विपक्ष का आरोप है कि मोदी सरकार ने पीएमएलए को इतना कड़ा कानून सिर्फ विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए किया है, जबकि सच्चाई ये है कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान 2002 में बनाया गया पीएमएलए कानून मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार के दौरान जुलाई 2005 में लागू हुआ। पीएमएलए कानून के जिन प्रावधानों की मार विपक्षी नेता आज झेल रहे हैं, उन्हें संशोधित कर धारदार बनाने का काम 2009 और 2012 में यूपीए सरकार के दौरान किया गया। आइए इन संशोधनों पर नजर डालते हैं। हेमंत सोरेन के बाद अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से कठोर पीएमएलए कानून, ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों के दुरुपयोग के विपक्ष दलों के आरोप का स्वर तेज हो गया है। सबसे अधिक निशाने पर ईडी और उसका पीएमएलए कानून है। विपक्ष का आरोप है कि मोदी सरकार ने पीएमएलए को इतना कड़ा कानून सिर्फ विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए किया है। PMLA has undergone several amendments since 2002. Some of the amendments are under challenge before a larger bench of the Supreme Court. I think the case is Roger Matthews, subject to correction. On various grounds, these amendments have been challenged, but primarily the ground is that amendments to PMLA could not have been enacted by the Parliament by way of a Finance Act. पीएमएलए के कठोर कानून के पहले शिकार राजनीतिज्ञ अक्टूबर 2009 में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा बने और उनके साथ कई मंत्रियों पर इसका शिकंजा कसा। वहीं 2010 के बाद 2G घोटाले और कोयला खनन घोटाले समेत तमाम घोटालों में आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का शिकंजा कसा गया। पीएमएलए कानून के तहत ए राजा समेत तमाम बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के बावजूद तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने 2012 में संशोधन कर इसे और भी कड़ा बना दिया और इसके आयाम को और बड़ा कर दिया। 2022 में पीएमएलए के खिलाफ दाखिल याचिकाओं को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में पी चिदम्बरम के 2012 में संसद में दिए बयान का भी हवाला दिया था। याचिकाकर्ताओं में पी चिदम्बरम के बेटे और कांग्रेस के सांसद कार्ति चिदम्बरम भी शामिल थे। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 1999 में वाजपेयी सरकार में तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा के संसद में दिए बयान का भी हवाला दिया, जिसमें पहली बार उन्होंने काले धन पर लगाम लगाने के लिए पीएमएलए कानून की जरूरत बताई थी और 2002 में ये कानून पास भी किया गया था। शुरुआत में इस कानून में आतंकी फंडिंग, तस्करी और वाइल्ड लाइफ से जुड़े मामले शामिल थे। 2005 में इसे लागू करने के बाद सभी बैंकिंग और वित्तीय संस्थाओं के लिए संदिग्ध लेन देन की रिपोर्ट फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को भेजना अनिवार्य कर दिया गया ताकि बैंकिंग चैनल पर नजर रखा जा सके। वहीं 2009 में किए गए संशोधनों में भ्रष्टाचार निरोधक कानून जैसे कई कानून को पीएमएलए के दायरे में ला दिया गया और ईडी को आरोपियों की संपत्ति को जब्त करने और उन्हें गिरफ्तार करने के अधिकार दिए गए। 2012 में 28 कानूनों के तहत दर्ज केस में ईडी को पीएमएलए के तहत जांच करने का अधिकार दे दिया गया, जबकि पहले सिर्फ 6 कानूनों में ईडी को ये दिया गया था। पी चिदम्बरम ने न सिर्फ पीएमएलए कानून को धारदार बनाया, बल्कि ईडी के मजबूत बनाने की भी नींव रखी। 2010 तक पूरे देश में ईडी में कर्मचारियों और अधिकारियों के लगभग 600 पद थे, उनमें भी लगभग आधे खाली रहते थे। यानी बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों की जांच के लिए जरूरी संसाधन ईडी के पास नहीं थे। पी चिदम्बरम ने वित्त मंत्री रहते हुए ईडी में स्वीकृत पदों की संख्या लगभग 4 गुना बढ़ाते हुए 2200 से अधिक कर दिया। अधिकारियों व कर्मचारियों की इतनी बड़ी फौज के साथ ईडी पूरे देश में एक साथ कई मामलों की जांच करने में सक्षम बन सका है। पीएमएलए के कड़े प्राविधानों के लिए किसी सरकार को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं होगा। अर्थव्यवस्था में काले धन का इस्तेमाल रोकने के लिए बनाए गए कई देशों के संगठन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि STF में भागीदारी और उसके सुझावों के अनुरूप पीएमएलए को कानून को यूपीए और एनडीए सभी सरकारों ने कठोर बनाने का काम किया है। भारत में पीएमएलए को उद्धव के लिए ये जानना जरूरी है कि 1998 में भारत में पहली बार STF के एशिया सब रीजनल ग्रुप का सदस्य बना और इसी कारण तत्कालीन वाजपेयी सरकार को नया पीएमएलए कानून लाना पड़ा।
1 जुलाई 2005 में यूपीए सरकार द्वारा पीएमएलए को लागू करने के बाद 2006 में भारत को एसटीएफ को एक ऑब्जर्वर के रूप में आमंत्रित किया गया था। इसके बाद एसटीएफ ने भारत को सदस्यता देने के लिए तैयार हुआ, लेकिन उसके पहले पीएमएलए कानूनों को मजबूत करने की दरकरार थी, जिसे यूपीए सरकार ने 2009 में कानून में संशोधन कर पूरा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। संशोधनों से पीएमएलए सख्त बना। तमाम संशोधनों को जब अदालत में चुनौती दी गई तो वहां भी कानूनी मुहर लगी। ऐसे में पीएमएलए बेहद कड़ा कानून बनाया गया और ईडी को जबरदस्त शक्तियां मिलती रहीं और यहीं से शुरू हुआ दुरुपयोग का वो सिलसिला जो आज तक थम नहीं रहा। उधर विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया है कि केंद्रीय एजेंसियां सरकार के इशारों पर काम कर रही हैं और विपक्षी नेताओं को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। पार्टियों ने आरोप लगाया है कि ईडी, सीबीआई जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियां मामले दर्ज कर लेती हैं और नेताओं को परेशान करने के लिए आगे की कार्रवाई करती रहती हैं, लेकिन मामला जब कोर्ट में पहुंचता है तो एजेंसी के दावे फिसड्डी साबित हो जाते हैं। आरोपों के बीच ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में 96% की सजा दर का दावा किया है। जनवरी 2023 तक के ईडी के आंकड़ों में 25 मामलों में से 24 में सुनवाई पूरी हो गई और सजा हुई। कुल 45 आरोपियों को सजा सुनाई गई। देखें और समझें आरोप प्रत्यारोप की पूरी कहानी और आंकड़ों के जरिए दिए गए ये तर्क। ईडी देश की सबसे ताकतवर जांच एजेंसी है। ईडी इतनी ताकतवर है कि वो जब चाहे किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है, वो भी बिना कोई वारंट। गिरफ्तारी का कारण भी नहीं बताना। पीएमएलए एक्ट में सबसे बड़ा बदलाव 2019 में मोदी सरकार ने किया। इसने ईडी को बहुत ताकतवर बना दिया। इसने ईडी को यह अधिकार दे दिया कि वो किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। इतना ही नहीं, ईडी को ये भी अधिकार दिया गया कि अगर उसे लगता है कि कोई संपत्ति गैर कानूनी तरीके से कमाए गए पैसों से बनाई गई है तो उस पर भी कार्रवाई कर सकती है। ईडी ने 10 साल में मनी लॉन्ड्रिंग के दर्ज मामलों का आंकड़ा दिया था। इसके मुताबिक 2012-13 से लेकर 2021-22 तक ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के करीब 4000 मामले दर्ज किए थे। इनमें से तकरीबन 90% मामले मोदी सरकार आने के बाद दर्ज हुए थे। ईडी के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कानून आने के बाद से 31 जनवरी 2023 तक 5906 केसेस दर्ज किए गए हैं। इनमें से 1142 मामलों में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। 25 मामलों में ट्रायल पूरा हो चुका है। 24 मामलों में आरोपी दोषी ठहराए गए। इस हिसाब से मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में कन्विक्शन रेट 96% है और FEOA के तहत 31 जनवरी 2023 तक दर्ज मामलों के बारे में आंकड़े दिए हैं। ईडी के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कानून आने के बाद से 31 जनवरी 2023 तक 5906 केसेस दर्ज किए गए हैं। इनमें से 176 यानी 2.98% मामले मौजूदा या पूर्व सांसद, विधायक और MLC के खिलाफ है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में कन्वेंशन रेट 96% है। ईडी ने ये भी बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपियों की 36.23 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की जा चुकी है, जबकि अदालत ने भी दोषियों पर 4.62 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। प्रवर्तन निदेशालय ने ये आंकड़े ऐसे समय में जारी किए हैं जब विपक्षी राजनीतिक पार्टियां अपने नेताओं के खिलाफ एजेंसी की कार्रवाई को लेकर सवाल उठा रही है। ईडी ने जो आंकड़े दिए हैं उसके मुताबिक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत 1919 कुर्की आदेश जारी किए गए थे। इसके तहत कुल 1,15,350 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। 2013 में यूपीए सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में संशोधन कर दिया था। इस संशोधन के बाद चाहे कितनी भी रकम का हेरफेर हो, ईडी को जांच का अधिकार मिल गया था, जबकि पहले ये सीमा 30 लाख रुपए तक की थी। 31 जनवरी 2024 तक ईडी ने 513 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं 1,15,000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति कुर्क की है। एक तरफ ईडी 96% मामलों में दोष सिद्धि का दावा कर रही है, तो दूसरी ओर राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA 94% और CBI 68% मामलों में सजा का दावा करती है। ईडी के सूत्रों की माने तो कम दोष सिद्धि दर का प्रचार विपक्षी नेताओं द्वारा किया जा रहा है, जिन्होंने सजा की तुलना कुल दर्ज मामलों से की है। ब्यूरो रिपोर्ट।
तो एक तरफ ईडी 96% मामलों में दोष सिद्धि का दावा कर रही है, दूसरी ओर राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए 94% और सीबीआई 68% मामलों में सजा का दावा करती है। ईडी के सूत्रों की माने तो कम दोष सिद्धि दर का प्रचार विपक्षी नेताओं द्वारा किया जा रहा है, जिन्होंने सजा की तुलना कुल दर्ज मामलों से की है। तो ये थी पीएमएलए की पूरी जानकारी और कहानी। पीएमएलए के कड़े प्रावधानों के लिए किसी सरकार को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं होगा। अर्थव्यवस्था में काले धन का इस्तेमाल रोकने के लिए बनाए गए कई देशों के संगठन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स AFATF में भागीदारी और उसके सुझाव के अनुरूप पीएमएलए को कानून को यूपीए और एनडीए सभी सरकारों ने कठोर बनाने का काम किया। 1998 में भारत पहली बार FATF के एशिया सब रीजनल ग्रुप का सदस्य बना और इसी कारण तत्कालीन वाजपेयी सरकार को नया पीएमएलए कानून लाना पड़ा। 1 जुलाई 2005 में यूपीए सरकार द्वारा पीएमएलए को लागू करने के बाद 2006 में भारत को FATF को एक ऑब्जर्वर के रूप में आमंत्रित किया गया था। इसके बाद FATF ने भारत को सदस्यता देने के लिए तैयारी की और लेकिन उसके पहले पीएमएलए कानूनों को मजबूत करने की दरकार थी, जिसे यूपीए सरकार ने 2009 में कानून में संशोधन कर पूरा किया। इन संशोधनों के बाद 2010 में भारत को FATF का 34वां सदस्य बनाया गया और FATF की टीम भारत में मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के कानून और प्रणाली की समीक्षा के लिए भारत आया। FATF टीम की समीक्षा के बाद दिए सुझाव के आधार पर ही 2012 में पी चिदम्बरम ने पीएमएलए में संशोधन कर उसे और कठोर बनाते हुए दायरा इसका बढ़ा दिया। आज अगर पीएमएलए का दुरुपयोग हो रहा है तो यह कानून की कमियों के कारण भी हो रहा है। जरूरत है पीएमएलए के उन कमियों को दूर करने की जिसके कारण राजनीतिक रूप से इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो आज इंडिया लीगल में इतना ही। अगले हफ्ते अगले विषय के साथ आपके सामने आएंगे। नमस्कार।